Switch your mobile phones to silent mode. Thank you. Still can't believe that I'm in bullet train right now. लगभग 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेन जा रही है और अभी अभी मैंने क्योटो छोड़ा है और मैं जा रहा हूँ ओसाका की ओर। ओसाका से मैं जाऊँगा हिरोशिमा। ओसाका से हिरोशिमा को जाने में 1.5 घंटा लगता है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आपको ट्रेन दिखाता हूँ मैं। तो ऐसी एक सीट है, काफ़ी अच्छा लेग रूम भी है यहाँ पे, पूरा आप पैर ऐसे फैला सकते हो। यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह है। यहाँ पे अगर आपको कुछ टेबल जैसा चाहिए तो आप इसको ऐसे गिरा सकते हो नीचे। और 3 सीट्स और 2 सीट ऐसा लेआउट है इसका। उधर 2 सीट है, इधर 3 सीट्स है। और इसमें रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड ऐसे 2 टाइप के कार्स होते थे। नॉन रिजर्व्ड है, मेरा टिकट रिजर्व नहीं किया था मैंने। अभी मैं शिन ओसाका स्टेशन पे खड़ा हूँ। इसी ट्रेन से अभी मैं आया। एक्चुअली ये ट्रेन आगे जाने वाली थी बट ये आउट ऑफ सर्विस हो गई, तो मुझे चेंज करके जाना पड़ेगा। अब तो उधर ही जा रहा हूँ मैं। 次1番線到着列車は10時59分発、2番に503号お帰り参りです。自由席列車の前寄りの1号車から5号車で वेलकम टू हिरोशिमा स्टेशन। अभी अभी पहुंचा मैं और 4 घंटे में 950 किलोमीटर की जर्नी मैंने अभी की। और उसमें भी क्या हुआ ना कि ओसाका में मुझे ट्रेन चेंज करना पड़ा, तो उसमें मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। वरना 3.5 घंटे में ये ट्रेन 950 किलोमीटर आपको छोड़ देती है। क्रेजी मैन, कितना सुंदर स्टेशन है यार। देखो, मैंने अभी तक ओसाका का बुलेट ट्रेन का स्टेशन देखा, शिनागावा का बुलेट ट्रेन स्टेशन देखा और ये देखा। ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे अब तक। पूरा एयरपोर्ट वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे, सीरियसली। किसी स्कूल की ट्रिप आई है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। इसी शहर में 6 अगस्त 1945 के दिन लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ने फेंका था। और अगर ये आप किसी नए इंसान को आज बात जाके कहेंगे तो वो यकीन नहीं करेगा, इतना अच्छा ये शहर अब दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, एट द सेम टाइम इसको काफ़ी ज़्यादा रूरल टच भी दिख रहा है। तो अभी मैं स्टेशन पे ही बैठा हूँ यहाँ पे, थोड़ा फिगर आउट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ खाने के लिए मिल जाए तो खाऊंगा मैं। इसके बाद फिर एक्सप्लोरेशन में स्टार्ट करूँगा। काफ़ी क्लाउडी दिन है, मैं अम्ब्रेला भी लेके आया हूँ साथ में। थोड़ा बारिश का भी आसार है आज, कल और परसों के दिन भी। तो या लेट्स सी, क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस। यप, एक चीज़ जापान की काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, वो इनका कन्वीनियंस स्टोर का लोकेशन जो होता है ना, हर एक मतलब आई थिंक हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में होते हो। तो अभी मैंने क्या किया ना, इस एक कन्वीनियंस स्टोर से मैंने कुछ चीज़ें खाने के लिए उठाई। काफ़ी मतलब ठीक ठाक रेट में आ जाती है। इंस्टेड ऑफ एक रेस्टोरेंट में खाने के बजाय आप यहाँ से चीज़ें उठा सकते हो। आगे आपको एक लॉसन दिख रहा होगा, तो एक कन्वीनियंस स्टोर का टाइप है जो 24/7 खुला होता है। तो वहाँ से आप खाने की चीज़ें उठा सकते हो, बेसिक नीड्स की चीज़ें उठा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहीं से उतर के अभी मैं आया, वहाँ पे स्टेशन है। अब कुछ खाऊंगा और जाऊंगा इस ट्रिप की पहली सबसे आई थिंक मैं इसकी राह देख रहा था बहुत, मुझे ये एटॉमिक डोम विज़िट करना है। तो यस, आई एम गोइंग देयर आफ्टर दिस, लेट्स सी। ये है मेरा आज का लंच। तो ऑलमोस्ट 1 बज गए अभी, तो मैंने सोचा कुछ लंच के जैसा ही खा लेते। तो ये स्पगेटी विथ केचप। तो इसको मैंने लॉसन से उठाया जैसे मैंने बोला। तो इसको खा के मैं अब जाऊँगा उस एटॉमिक डोम में। तो मैं जस्ट अभी उतरा इस ट्रैम से। तो ट्रैम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे रोड्स के बीच में से ये ट्रेन्स चलती है, तो काफ़ी सही लगा उसमें बैठ के। आपने काफ़ी मूवीज़ में वगैरह देखा होगा वो। ये देखो, गाड़ियों के बीच से ये ट्रेन जाती हुई। तो ये जो आपको आगे दिख रहा है वो एक उस टाइम का 6 अगस्त 1945 को इस हिरोशिमा सिटी में जब एटॉमिक बॉम्ब पड़ा था, तो उससे इस बिल्डिंग की ये हालत हुई थी।
तो ये जो बॉम्ब गिरा था ये लगभग 600 मीटर हवा में ही फोड़ा गया था उसे। तो उसकी वजह से जो इसका सेंटर था नीचे 2 किलोमीटर की रेडियस में सारी जगह पूरी राख बन गई थी। हॉरिफाइंग टू इमेजिन एज वेल मैन। और इस इमारत से आई थिंक वो जो सेंटर पॉइंट था यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर था। तो 4-5 किलोमीटर दूर होके भी इस बिल्डिंग की ये हालत है, तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि जो एग्जैक्टली उसके नीचे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी यार। हाँ डैम ब्रो। और एक बात बताना भूल गया मैं, तो उसी दिन 6 अगस्त के दिन लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई थी बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक बॉम्ब। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था ये ह्यूमन की हिस्ट्री में पहला एटॉमिक बॉम्ब यूज़ हुआ था। ओनली वन ऑफ द 2 एटॉमिक बॉम्ब्स। उसके बाद से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। एंड आई होप ऑफ कोर्स इट वोंट बी यूज्ड अगेन एट ऑल। तो आई थिंक मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी इससे पहले की। तो इसी डोम के एक्चुअली ऊपर वो बॉम्ब इम्प्लोड हुआ था। आई थिंक एक्सप्लोड नहीं होता एटॉमिक बॉम्ब, इम्प्लोड होते हैं। तो बिकॉज वो ऐसे वर्टिकली हुआ था इसकी वजह से वर्टिकल वॉल सर्वाइव कर गई, ऐसे कुछ तो बता रहा है चैट जीपीटी। मैंने उससे पूछ लिया तो, लेकिन इसके अंदर जो भी इंसान थे वो इंस्टेंटली मारे गए। काफ़ी हॉरिफाइंग लगता है। और थोड़ा सा इसको आई थिंक उन्होंने वापस से बिल्ड भी किया है, ऐसा लग रहा है उसको देख के। अगर आपको ये दिख रहा है तो आई थिंक ये रिसेंट कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसी के पीछे से एक नदी जाती है। तो काफ़ी बच्चे आए हुए आज, उनके टूरिस्ट आई थिंक एक टूर आई है उनकी स्कूल की भी। यहाँ पे उन्होंने बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर्स लगाई है। तो ऐसे दिखती थी पहले वो। 1915 में इसको कंप्लीट करके पूरा किया था इन्होंने। और ये उसके बाद का फ़ोटो है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका। और उसके बाद इसको एक नेशनल हेरिटेज साइट में भी कन्वर्ट कर दिया ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको ये याद रहे कि डो नॉट यूज़ एटॉमिक बॉम्ब एट ऑल। इसी डोम के साइड में ऐसे बेंचेस है, वहाँ पे आके अभी मैं बैठ गया हूँ। तो जब से मैं जापान आया हूँ तब से यही बात सोचता हूँ कि यार जापान इतना अच्छा कैसे है। यहाँ के भी इंसान ही है, इंडिया के भी इंसान ही है, फिर इनफैक्ट कोई अदर कंट्रीज़ के भी इंसान ही है। बट देन हाउ आर दे एबल टू डू दिस मच। तो आई थिंक मेरा जो थिंकिंग है वो आज इस बड़े टर्निंग पॉइंट पे आके रुका है कि 6 अगस्त 1945 को जो यहाँ पे हुआ था, एक दिन में 2 लाख लोगों की जान जाना इज़ नॉट अ जोक। उसके बाद वो एक वेकअप कॉल काइंड ऑफ था जापान के लिए। बिकॉज अगर इसकी हिस्ट्री आप देखोगे ना तो काफ़ी एग्रेसिव कंट्री रहा है जापान। इनफैक्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा इसके किस्से सुनाई देते हैं। तो आई थिंक ये एक जापान का चॉइस था कि नाउ इट हैज़ टू स्टॉप। नाउ वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट वी वांट टू फोकस ऑन आवर ग्रोथ। हमें हेट्रेड में नहीं पड़ना है, हमें वायलेंस में नहीं पड़ना है, दैट्स ऑल। तो आई थिंक ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था जापान के लिए। बिकॉज जापान में अगर आप देखोगे तो 1960 के अराउंड पहली बुलेट ट्रेन आ गई थी। तो 15 साल के अंदर अंदर ऐसा कम बैक करना इज़ लिटरली नॉट अ जोक। तो कभी कभी शायद एक बड़ा चेंज लाने के लिए बहुत इंटेंस इंसिडेंट आपके साथ क्या बोल सकते हैं, बीतना चाहिए। आई गेस दैट्स व्हाट हैपेंड इन जापान। और ये सब सोच रहा था मैं यहाँ बैठ के अभी। यहीं पे पास में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, तो इसको चिल्ड्रन मॉन्यूमेंट ऐसे कुछ तो नाम है। तो ये तब एटॉमिक बॉम्ब में जो बच्चे मारे गए थे छोटे छोटे, उन सारे बच्चों का एक प्रतीक इसको बोला जाता है। तो स्पेशली एक 2 साल की बच्ची थी तब, तो उसको उस एटॉमिक बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया हो गया था। और 12 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तो उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमें पीस चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ तो ये करेंगे कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कुछ तो। उसके ऊपर आपको जो स्टैचू दिख रहा है वो एक लड़की का है, जो उसी लड़की को रिप्रेजेंट करता है जिसको ल्यूकेमिया होता है, उसकी मौत हो गई थी उसमें। तो यहाँ पे और एक हॉल में आया हूँ मैं, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसे दिखाई है। तो ये अक्टूबर 1945 में यूएस आर्मी ने फ़ोटोज़ खींची थी सीरिया की, तो आप देख सकते हो। तो ये जो था ये ऊपर अभी मैंने देख के आया, जो डोम था एटॉमिक डोम, उसके आसपास का एरिया देख सकते हो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। 19人が死亡、そのうち288人が茂さんと同じ1年生でした。戦後に復学できたのは茂さんを含めてわずか19人でした。原爆は多くの家族を無残に引き裂きました。被爆当時14歳だった常松民子さんの体験記です。8月6日、爆心地から 1.1 キロの富士見町の自宅で
मैं अभी एक पीस म्यूज़ियम नाम के म्यूज़ियम में आया हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने तब के टाइम के जो रिमेन्स थे वो ऐसे कलेक्ट करके रखे हैं। तो तब के बच्चों के कपड़े, तब के टाइम पे एक्चुअल फ़ोटोज़ जो खींची थी फोटोग्राफर्स ने वो यहाँ पे उन्होंने रखी है खींच के। तो आप देख सकते हो कि शमशान भूमि को भी इन्होंने मिटा दिया था एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ करके। तो मैं उस म्यूज़ियम से अभी अभी बाहर आया। तो लगभग 1-1.5 घंटा लगता है अच्छे से उसको देखने में, और काफ़ी इमोशनली हैवी एक्सपीरियंस है वो। तो अगर कोई विज़िट करने की सोच रहे तो आई ऑलरेडी वॉर्न यू कि काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक वहाँ पे चीज़ें हैं। तब एक्चुअली लोगों को कैसी इंजरीज़ हुई थी, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई थी, वो सारी उन्होंने डिटेल में उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ के साथ वहाँ पे रखा है। और रास्ते में कुछ बच्चे मुझे मिल गए थे एक्चुअली। तो उनके टीचर ने उनको एक होमवर्क दिया था कि एक फ़ॉरेनर के साथ जाके बात करो और उनसे पूछो कि क्या आपको ये अच्छा लगा, या फिर आपका पीस के लिए क्या एक मैसेज होगा पूरी दुनिया के लिए। तो उन्होंने मुझसे कुछ लिख के ले लिया इंग्लिश में। काफ़ी अच्छा लगा। छोटे बच्चे थे, आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड के रहे होंगे। और अभी 4:30 बजे लगभग शाम के। तो काफ़ी चला मैं तब से, तो अभी थोड़ा बैठा हूँ यहाँ पे एक बेंच पे। तो काफ़ी बड़ा सा ऐसे गार्डन है यहाँ, क्या आप बैठ सकते हो। आज एक्चुअली सरप्राइजिंगली काफ़ी भीड़ है आज। मुझे लगा कि थर्सडे तो भीड़ नहीं होगी, बट स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा आए आज, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग आई थिंक। तो यहाँ पे कुछ देर बैठ के अब मैं जाऊँगा मेरे होटल के रूम पे, जहाँ से वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। सो येस, आई विल शो यू द रूम इन विच आई एम गोइंग टू लिव टुनाइट। सी यू गाइस। तो आपको ये जलती हुई मशाल दिख रही है, इसको फ्लेम ऑफ पीस बोला जाता है। तो इसको आई थिंक 1964 में या कभी तो जलाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और तब से ये जल रही है। और इसका इंटेंशन है कि ये तब तक जलती रहेगी जब तक इस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। तो पीस इस्टेब्लिश करने का इनका एक इंटेंशन है। अब देख सकते हो पीछे जलती हुई ये फ्लेम ऑफ पीस, और पीछे उसके जापान का फ्लैग भी आ रहा है। थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी, अच्छे से लहरा रहा था वो। मैंने ट्राई किया फ़ोटो लेने का, लेकिन अच्छे टाइम में क्लिक नहीं हो पाया हूँ। इसलिए यही पास में एक पीस बेल नाम का एक बेल है बड़ा सा तो उसको आप ऐसे बजा सकते हो उस लकड़ी का यूज़ करके। मैं अभी बजाने जाऊँगा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मुझे दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक संस्कृत लैंग्वेज है कुछ तो। माहसिया बल प्राप्तु लोकनाथ। देखना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है यार। क्या सिटी है यार, मतलब टोक्यो से कम्प्लीटली डिफरेंट है ये। बहुत ज़्यादा स्पेशियस रोड्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे भी है, बट एट द सेम टाइम इसका जो कंट्री साइड वाला टच है वो भी यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ से 800-900 मीटर होगा अभी। मैंने सोचा चल लेते हैं, 1.5 किलोमीटर था वहाँ से, उतना हिरोशिमा भी देख के हो जाएगा कि 80 सालों में कितना ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस किया यार। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम यार, रियली। ओके, सो आई जस्ट रीच माई होटल रूम यहाँ पे। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे मेरा होटल रूम है। तो ऐसे यहाँ का एक हॉलवे है ये, और ये सारे रूम्स है 310, 319 आपको दिख रहा है। ये मेरा रूम है 309। ये शुरू हो गया। यहाँ पे एक टेबल है, लैम्प है, छोटा सा कबर्ड है, और यहाँ पे एक बेड दिया है नीचे। इसको ऐसे बंद कर सकता हूँ मैं, ये लाइट का स्विच है। यहाँ पे कर्टन्स भी दिए उन्होंने, और इतना सही रूम है। मतलब इस होटल का नाम ही क्यूब नाम है। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी लाइट है, हेडफोन दिया है उन्होंने। यहाँ पे टीवी भी है पीछे, स्मोक डिटेक्टर है। यहाँ पे रात को मैं सोऊंगा। तो ये उस होटल का 3rd फ्लोर का मैप है, जिस फ्लोर पे मैं हूँ। तो ये 309 मेरा रूम है। वाईफाई फ्री है यहाँ पे। उन्होंने ऐसे एक किट भी दी है मुझे, जिसमें आई थिंक टॉवल, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ कल। टिश्यू पेपर का एक बॉक्स दिया है, छोटा सा डस्टबिन भी दिया है। तो यूजुअली अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ऐसे ही आपको ज़्यादा इकोनॉमिक ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये रूम का मुझे शायद 2200 इंडियन रुपीज़ पर नाइट पड़ा, जो कि जापान के स्टैंडर्ड से काफ़ी मुझे सस्ता लग रहा है। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। शॉवर रूम है, वॉशरूम अच्छा है, क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। अंदर वेंडिंग मशीन है सारी, तो आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप जाके ले सकते हो। और एक ही रात बितानी है, तो ऐसे कुछ ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत बड़ी रूम हो। सो या आई विल रिलैक्स फॉर सम टाइम। कुछ देर में मैं डिनर के लिए जाऊँगा।
हेलो अगेन पीपल। तो मैं नहा लिया, शावर की सिस्टम अच्छी है वहाँ पे और फ्रेश लग रहा है अभी। और अभी बज रहे हैं 7:15 शाम के। आई नो बिल्कुल लग नहीं रहा बिकॉज पूरी ऐसे उजाला है अभी भी। अभी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ हिरोशिमा स्टेशन पे। तो मेरा जो कार्ड है ना, पैज़मो कार्ड, जो मेट्रो के लिए यूज़ करता हूँ, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो उसके बारे में इंक्वायर करना है मुझे बिकॉज अगले 4 दिन मुझे वो लगने वाला है, वो काम ही नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ अभी स्टेशन। वहाँ से वापस आते टाइम आई विल हैव समथिंग फॉर डिनर। मैं सोच रहा हूँ ओकोनोमियाकी ट्राई करें और एक बार हिरोशिमा स्पेशल देखते हैं। साइड में ऐसे रिवर है एक, इसका नाम पता नहीं मुझे यार, मैंने देखा नहीं कहीं पे लिखा हुआ। यही नदी हमें एटॉमिक डोम के पास दिखी थी वो। और जापान की सिग्नेचर 7-Eleven। ओके, क्विक हॉस्टल टूर। तो ये यहाँ का एंट्रेंस डोर है, 3rd फ्लोर पे मेरा रूम है। ये मैं हूँ, मुझे इन्होंने नाइट गाउन दिया है, वो पहन के मैं इधर उधर घूम रहा हूँ अभी। ये शूज़ बॉक्स है, यहाँ पे आपके शूज़ आपको उतरने होते हैं। तो ये 309 में मेरे शूज़ रखे हैं मैंने। वो ऐसे चप्पल देते हैं आपको पहनने के लिए, वही चप्पल पहन के घूमना होता है। और ये ऐसे लाउंज एरिया है, यहाँ आप ऐसे खाना खा सकते हो, कुछ बातें बातें कर सकते हो। ये माइक्रोवेव ओवन है। यहाँ पे एक्चुअली एक अमेरिकन बंदा मिला था मुझे, उससे 1.5 घंटे हम बातें कर रहे थे एक दूसरे से। काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे बातें की हमने, वही ऑलमोस्ट 70-80% तो वही बातें कर रहा था। काफ़ी मज़ा आया। एक वेंडिंग मशीन भी, यहाँ से आप जो कुछ भी आपको पानी चाहिए वगैरह ले सकते हो। यहाँ से रूम्स का एक्चुअली एंट्रेंस है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये स्मोकिंग रूम है सेपरेट, ये वॉशरूम है। वहाँ पे आगे आपको शॉवर रूम दिखेगा, लॉन्ड्री रूम है वहाँ पे। ऐसी चीज़ें सेपरेट रखी है उन्होंने। और जब आप यहाँ से अंदर जाते हो तो ऐसे एक एंट्रेंस आपको दिखेगी। ऐसे सारे रूम्स छोटे छोटे हैं, 301, 302। ये आई थिंक, पता नहीं मुझे, ह्यूमिडिफायर है कुछ तो होगा ये। और मेरा रूम नंबर है 309, जो कि उस साइड में है। ऐसा छोटा सा कॉरिडोर है ये। लगभग रात के 11:30 बज रहे हैं अभी। ये सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है। और ये मेरा छोटा सा रूम। एक्चुअली आज डिसाइड किया था मैंने कि जल्दी सोऊंगा 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन उस इंसान से बातें करते करते बहुत टाइम हो गया। लेकिन ठीक है, मज़ा आया, ऐसे एक्सपीरियंसेस वापस थोड़ी आएंगे। तो सोच रहा हूँ कल आराम से उठता हूँ, आराम से उठ के यहाँ से चेकआउट करके ही डायरेक्टली कल के स्पॉट के लिए मैं निकलूँगा। सो या, सी यू गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो।